हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी जो सीरीज चल रही है जिसको अभी हमने स्टार्ट किया है, जिसका कल हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 को यहाँ पर पूरा देखा था। 25 एमसीक्यूज, जीए जीएस जीके आप कह सकते हो, जो भी उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उसका पार्ट 2 हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 होगा जिसमें कई सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, साइंस के भी होंगे। ठीक है, तो कल कुछ बच्चों ने वहाँ पर कमेंट भी किया था, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं है। तो थैंक यू उन सभी के लिए। देखो, आप लोग जब वहाँ पर कमेंट करोगे ना तो ही चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको एक्चुअली में किस तरह की टॉपिक या कहाँ पर आपको जरूरत है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक आपको प्यारी सी इमेज यहाँ पर दिख रही होगी, उसमें कुछ कुछ लिखा भी है। ठीक है ना, वहाँ पर कुछ कुछ लिखा भी है। लाइक यहाँ पे एरिस्टोटल का एक ना कोट है। एरिस्टोटल ने लिखा था, मतलब कहा है, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म से नथिंग, डू नथिंग एंड बी नथिंग। ठीक है, मतलब ये अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपको क्रिटिसिज्म से बचना है, मतलब किसी की आलोचनाओं से बचना है, ठीक है, कि आपको दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, आपके दोस्त यार क्या कहेंगे, ठीक है, भाई बंधु क्या कहेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं कहना है उनसे, पहली बात। तो दूसरी बात, कुछ नहीं करना है, और फिर कुछ नहीं होना है। ठीक है, बेसिकली एक सरकाज़म है, टोंट मारा गया है। ठीक है, एरिस्टोटल के द्वारा उन्होंने एक सरकाज़म में कहा हुआ है, व्यंग में कहा हुआ है कि भाई अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो लोग तो बातें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और बातें भी उनके बारे में होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, कोई कुछ बोल रहा है, कह रहा है, उसको कहने दो, जस्ट अपना काम करो, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेडिकेशन के साथ हम क्लास को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हो चुके हैं, पूरे 1000 एमसीक्यूज को हमें डिस्कस करना है। तो अभी 26 नंबर से यहाँ पर जो है क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। कह रहा है 44वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 1978 में जो हुआ था, उसके द्वारा कितने नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे, ये पूछा गया। हिंदी आगे मिल जाएगी, 2-3 क्वेश्चन की नहीं है, बस परेशान मत होइए। ठीक है, तो अगर पहली बात तो यहाँ पर दो तरीके के टॉपिक आपको नजर आते हैं। पहली बात तो जो अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो संविधान संशोधन होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। और वहां पर भी कुछ एक संविधान संशोधन, जैसे कि 7th नंबर का संविधान संशोधन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका 21 नंबर का हो गया, ठीक है, उसके अलावा 24th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है, उसके अलावा 42 हो गया, 44 हो गया, ठीक है, 82 हो गया, ठीक है, 52 हो गया। ये सब संविधान संशोधन है जो याद होने चाहिए। और रिसेंट में जो हुए हैं, जैसे 101, ठीक है, जीएसटी हो गया, फिर 102 हो गया, 103 ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, 104 हो गया, 105 हो गया, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अमेंडमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि 44th अमेंडमेंट के थ्रू, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया गया था, कौन सा नीति निदेशक तत्व को ऐड किया गया था, बेसिकली कितने ऐड किए गए थे। तो आर्टिकल 38 को वहां पर क्या किया गया था, ऐड किया गया था, या उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया गया था, बढ़ाया गया था। ठीक है, केवल और केवल एक ही जो आर्टिकल था उसको अमेंड किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 38। पहले तो ये पता होना चाहिए। अगली बार ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा वाला आर्टिकल अमेंड किया गया था, तो वो सारी चीजें अब हम आगे यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो आपको देख लो। जो 42 नंबर का अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन, उसके थ्रू कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, तो आप यहां देख सकते हो। तो आर्टिकल 39 इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 43A किया गया था, और आर्टिकल 48A किया गया था। ये क्या है भाई, अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो पहले तो आपको फिर पॉलिटी का बेसिक पूरा कवर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपका नहीं हो रखा और आपको लगता है सर एक काम आप करो कि मुझे ना पूरी पॉलिटी आप क्या करो, समराइज वे में रिवाइज करा दो, ठीक है, जो मेरे लिए आगे एग्जाम में काम आए, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी हो गया, या फिर हिस्ट्री हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप बोल दो, साइड बाय साइड हम पूरे स्टैटिक, मतलब जिसमें हम क्या करेंगे, कंटेंट को डिस्कस करेंगे, ना कि एमसीक्यूज को, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज हो गई। तो यहाँ पर हम डिटेल्स अभी सब नहीं करने जा रहे। जैसे आर्टिकल 43 क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन दी मैनेजमेंट। उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, वहां पर जो लेबर होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन को दर्शाता है आर्टिकल 43A। ठीक है, 48A आप सब जानते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। 39A, ठीक है, फ्री एंड लीगल एड, मतलब जो मुफ्त एवं जो कानूनी सेवाएं होती हैं उनको यहाँ पर मुहैया कराना, आर्टिकल 39A कहता है। तो कितने आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 1, 2, 3 और 4, तो
टोटल 4 आर्टिकल यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए थे डीपीएसपी में, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड 44th अमेंडमेंट होता है जिसके थ्रू केवल और केवल एक ही आर्टिकल इंसर्ट किया गया, मतलब उसको अमेंड किया गया था, दैट इज आर्टिकल 38, ठीक है। फिर थर्ड यानी 86 नंबर का जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू क्या किया गया था, एक आर्टिकल 45 है, ठीक है। आर्टिकल 45 में कुछ बातें कही गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 12 साल तक के बच्चों को, ठीक है, क्या करना है, हमें शिक्षा मुहैया करानी है, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है। तो उसको 21A यानी फंडामेंटल राइट्स में उठाकर डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पर साइड में पता होना चाहिए। फिर फोर्थ 97 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, इसमें आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। और ये मुझे आपको बताना है कि आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है, क्या वहां पर किसी तरह की सहकारी समितियां होती हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनकी बात की गई है, क्या कुछ ऐसा कहा गया है? डिटेल से जरा इसको आप प्लीज आप लिखना कमेंट्स में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर डिटेल से मैंने पूरा दे रखा है, आर्टिकल 38, 39, इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 39 याद रखना है, उसमें भी 39D, ठीक है। ये सारे ए है, देखो 39A, 39B, 39C, 39D। 39D जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा ऐसे जाता है 39 क्लॉज डी, ठीक है। 39 क्लॉज डी बोलेंगे इसको। 39 क्लॉज डी में लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो ये व्यवस्था करेगी कि जो मतलब जो जितना काम कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सेम काम के लिए सेम पे स्केल होनी चाहिए, ये सरकार व्यवस्था करेगी। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया, तो आप बोलोगे आर्टिकल 39 क्लॉज डी में, ठीक है। और बच्चों के बारे में भी बोला गया कि उनकी हेल्थ वगैरह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 39 क्लॉज एफ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 39A, बहुत बार ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका है कि फ्री एंड लीगल एड की बात कहां पर की गई है, आर्टिकल 39A में की गई है, ठीक है। गरीबों को जो मुफ्त कानूनी उपचार जो सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 39A में ये बात की गई है। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 42 तो जो मैटरनिटी रिलीफ है, ठीक है, जो मातृत्व जो लाभ होता है, मातृत्व जो आपको राइट्स मिलते हैं, ठीक है, मैटरनल जो राइट्स होते हैं, वो कहां पर बात की गई है, आर्टिकल 42 में की गई है। 43 कामगारों के प्रबंधन वगैरह से रिलेटेड है। 43A अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बातें क्या की गई हैं कि जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। और 47 का आप देखोगे तो वो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह को अपलिफ्ट करने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। बाकी ये सब आप देखते रहना, इनको बाद में अगर आप बोलोगे तो फिर डिटेल से हम करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर केमिस्ट्री से आप देख सकते हो, केमिस्ट्री से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार केमिकल कंपोजिशन पूछ लिए जाते हैं, केमिकल नेम वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ जो आपका कास्टिक सोडा होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, लाइम का क्या, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो धातु होती है, जो मेटल्स होती हैं, जब उनको जो लंबा तार की तरह खींचने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनरिटी या फिर मेलेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको। तो भाई आप बता दो इसमें क्या बोलते हैं। देखो आघात वर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी जो होता है ये बेसिकली होता है जैसे एक धातु थी गोल सी है, जब आप इसको पीटते जाओगे और वो चादर की फॉर्म ले ले, ठीक है, एक शीट बना ले, तो उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। कंडक्टिविटी आप जानते हो, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, एनर्जी के कंडक्टर होते हैं भाई, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो वो भी इसका नहीं। तार की तरह शेप में ले आना धातुओं को, ठीक है, मेटल्स को, वो होता है डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता उसको कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना भाई। चले आगे, चलो। अब यहां पर बात की गई है ध्वनि की जो तीव्रता होती है, सॉरी ध्वनि की जो गति है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर ऑफ मीडियम पे, ठीक है, जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम किस पे डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आराम से देखकर इसका अगर आप आंसर करो तो बहुत से लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई डी आंसर हो सकता है, तापमान और दबाव पर। तो देखो दबाव कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, आप अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो फिर प्रेशर का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो सारा का सारा खेल किसका होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर में चेंजेस होगा तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है, बढ़ती घटती जाएगी। अगर कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने पर बताओ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे, ठीक है, जो ध्वनि की गति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर हम
टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो वहां पर वाइब्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और जब वाइब्रेशन ज्यादा हो सकती है तो आवाज भी ज्यादा क्या है, मतलब गति से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, आवाज की गति बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर पिच की बात की जा रही है, तरंग, सॉरी ये तो आंसर देख लो, नहीं 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 देखना, नहीं देखना, चलो आंसर नहीं देखना भाई, गलती से ये रह गया। तरंग की जो पिच होती है, ठीक है, मतलब जो पिच ऑफ द वेव होती है उसको मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ डैश ऑफ द वेव। किसके बेसिस पे पिच को मेजर किया जाता है, सीधी सी बात ये है, क्या वो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वो स्पीड होती है, ठीक है, क्या वो टाइम पीरियड होता है, क्या वो एम्पलीट्यूड होता है, क्या इसका आंसर होगा भाई, ठीक है, बताओ। देखो बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, पिच होगा। देखो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे, अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड के बेसिस पे आप क्या डिफाइन करते हो, आप डिफाइन करते हो उसकी क्या चीज भाई, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे आप क्या डिफाइन करते हो, वेव की पिच डिफाइन करते हो या फिर उसकी इंटेंसिटी। तो आप बोलोगे भाई हम उसकी इंटेंसिटी को पता करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर जो ध्वनि की तरंग की जो तीव्रता है उसका पता लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, उसके एम्पलीट्यूड से लगाओगे, ठीक है। आप उसके एम्पलीट्यूड को मेजर करोगे और बता दोगे जो पिच, जो उसकी इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा या कितनी कम है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी को देखते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आप कह सकते हो, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे उसको यार, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। तो फ्रीक्वेंसी से बेसिकली हमें पता चलता है कि किसी भी वेव की पिच क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट भाई याद रखना हर्ट्ज होती है, वैसे आप सबको याद भी होगी, ठीक है। हर्ट्ज इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। उस पारदर्शी पतली झिल्ली का क्या नाम है जिसके माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। देखो आइस पे नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो बताइए भाई क्या पार्ट, उस पार्ट का नाम क्या है, आइरिस है, ठीक है, कॉर्निया है, रेटिना है या नेत्र लेंस है। तो देखो वो पार्ट होता है बेसिकली कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया वो पार्ट होता है जहां से जो आंख में जो लाइट होती है वो क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है, ठीक है, आइरिस का काम होता है लाइट की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, कि कितनी मात्रा हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए, कितनी कम, ठीक है, कितनी ज्यादा कितनी कम जानी चाहिए। तो वो काम करता है हमारा कौन, आइरिस करता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं इसके आगे। ये रहा इसका सब, देखो सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, कॉर्निया होता है। तो डेफिनेटली यहीं से हमारे यहाँ लाइट क्या करेगी, अंदर की तरफ जाना शुरू करेगी। फिर आइरिस आता है, आइरिस क्या कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसके थ्रू, प्यूपिल के थ्रू। प्यूपिल के साइज को बढ़ाकर घटाकर ये लाइट को अंदर आने देता है, ठीक है। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो उसके एक्सेसिव जो प्रवेश कर रही है उसको रोकने का काम करता है कौन, आइरिस, ठीक है। रेटिना वो जगह होती है जहां पर पहली बार इमेज फॉर्म बनती है, मतलब इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, आइरिस के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। रेगुलेट करती है अमाउंट ऑफ लाइट, कौन, आइरिस, ठीक है। उसके बाद ये आइरिस रेगुलेट कैसे करती है, तो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, ये भी आपको पता चल गया। प्यूपिल का काम भी आपने देख ही लिया कि लाइट के मतलब लाइट की अमाउंट को अपने साइज को घटाकर बढ़ाकर लाइट को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। रेटिना, रेटिना वो जगह होती है जहां पर लेंस से जब लाइट होकर फोकस होती है तो सीधे वो कहां पर फोकस होती है, रेटिना पे फोकस होती है और वहां पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। वैलेंसी यहाँ पर निकालने की बात की जा रही, तो पहले तो अगर आपको वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब होता है कोई भी केमिकल, ठीक है, आपस में संरचना बनाएगा, आपस में स्ट्रक्चर बनाएगा, आपस में जुड़ेगा, तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक दूसरे से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जिससे मिलकर वो अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं और बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड बना पाते हैं, तो वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको CO3 की वैलेंसी पता है जो कि क्या होती है, -2 होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप आराम से बता दोगे कि भाई जो आयरन होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, +2, ठीक है। तो बस क्योंकि CO3 को आयरन से जुड़ने के लिए क्या चाहिए भैया, इसके पास 2 कम है, इसके पास 2 ज्यादा है तो वो देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रूल होता है। तो +2 यहाँ पर 2 आ रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी साइंस की अगर क्लासेस आपको चाहिए तो बताइए, विशाल सर पूरा डिटेल से इसको कवर कराएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट है तो वो बता दीजिए, जो भी टॉपिक है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, विशाल सर के थ्रू वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पर पूछा गया है और मतलब एक दे रखा है और पूछा गया कि भाई बताओ
सीने बार किसका क्या है, सीने बार से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलो एक डिटेल ही देख लेते हैं। वैसे सीने बार से तो मर्क्यूरी का क्या करते हैं हम, निकालते हैं, ठीक है। चलो डिटेल से थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स हैं। कार्बोनेट ओर्स कौन से हैं, कैल्शियम, जिंक और आयरन, ठीक है। उसके अलावा सल्फाइड और हेलाइड जो ओर्स हैं, ये सब देख लो। बाकी बॉक्साइट किसका ओर होता है, तो बॉक्साइट ओर होता है एल्यूमिनियम का। कॉपर का सबको पता है क्यूप्राइट होता है, ठीक है। हेमेटाइट आयरन का होता है। टिन का भाई कैसेटेराइट होता है, ठीक है। लाइम स्टोन कैल्शियम का होता है। जिंक का इंपॉर्टेंट है कैलामाइन, ठीक है। कैलामाइन कई बार पूछा गया है कि कैलामाइन किसका ओर है, तो आप बता देना जिंक का है। आयरन का आपको पता है सीडेराइट हो गया, ठीक। जिंक का जिंक ब्लेड भी हो गया। कॉपर का कॉपर ग्लांस भी हो गया, तो मतलब 2-3 भी होते हैं। लेड का गैलेना भी बहुत बार पूछा गया है कि गैलेना किसका ओर होता है, ठीक है, कौन से मेटल का, तो आप बोलोगे लेड का होता है। मर्क्यूरी का सिनेबार, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सिनेबार मर्क्यूरी का हो गया। सोडियम का आपको पता है रॉक सॉल्ट हो गया, ठीक है। फ्लोरस पर जो होता है फ्लोराइड का होता है, जबकि हॉर्न सिल्वर का होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत के अल्पाइन क्षेत्र की वनस्पतियों की मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लोरा इन द अल्पाइन रीजन ऑफ द इंडिया, बताओ भाई क्या है वहां पर, किस तरह की वनस्पति, झाड़ियां या पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, ये पूछने की कोशिश की जा रही है। क्या वहां पर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्या। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहां पर लगभग 4500 मीटर की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये उसका सी लेवल से उसकी हाइट है, तो 45 मीटर, मतलब 45 मीटर, अगर यहाँ पर 4500 मीटर ये इसकी यहाँ से हाइट है, तो इसके ऊपर आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको अल्पाइन रीजन मिलेंगे, ठीक है। अब आप ये बताओ इतनी ऊंचाई पर जो मिल रहा होगा वहां पर आपको क्या लगता है भाई, कैसा वेजिटेशन होना चाहिए। क्या इसको बारिश बहुत अच्छी मिल पाती होगी, क्या इसको धूप बहुत अच्छी मिल पाती होगी, रीजन को क्या मतलब, देखो धूप आपको लगेगा कि ये तो भाई सूर्य के बहुत पास है, सूरज के पास है तो ये गर्म होना चाहिए, भैया ऐसा मत दिमाग लगा देना, ठीक है। यहाँ पर गर्मी कम होती है, ठंडी ज्यादा रहती है, तो इसके चलते यहाँ पर सिल्वर, ठीक है, फर, बर्च, इस तरह की जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगते हैं। देवदार तो इससे नीचे रहता है, खैर। तो इस तरह के आपको पेड़ दिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डेंस नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा वहां पर, ठीक है। अविकसित घन वनस्पति और घास के मैदान, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक होगा। ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड ट्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कटीली झाड़ियां और मतलब ब्रसेस वगैरह तो बिल्कुल नहीं होंगे। बुशेस एंड स्क्रब्स, ये तो रेगिस्तान वगैरह में होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका स्टंटेड वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड्स, मतलब घास वगैरह के मैदान दिखेंगे आपको, घास जैसा दिखेगा, घास बिछी होगी बहुत अच्छी खासी, और पेड़ दूर दराज पे होंगे, लाइन से बहुत ही डेंस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में से एक नहीं है, ठीक है। अब इसको आंसर करो। तो कुछ लोग इसका आंसर बिहार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत से लोग इसका आंसर बिहार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो पहली बात तो जूट वहां पर होगा, जूट होता है गंगा के तराई रीजन पे, ठीक है, बहुत अच्छा खासा जूट वहां पर उपजाया जाता है। तो आसाम और वेस्ट बंगाल तो कोई भी आंसर नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह पर जूट होता है, सबको पता है। बांग्लादेश में भी जूट अच्छा खासा होता है, गोल्डन इसको फाइबर कहते हैं ना, गोल्डन फाइबर हमारा जूट, ठीक है। लेकिन गुजरात जो है वहां पर जूट का प्रोडक्शन नहीं होता है, वहां पर किसका होता है, कपास वगैरह का होता है, ठीक है, कॉटन वगैरह का होता है। तो गुजरात एकदम सही आंसर होगा, सी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है, ठीक है, ये पूछा गया है। ये पूछा है, इसके साथ ही साथ ना आपको इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना भी है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप इसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है नामचा बरवा जो हमारा आसाम में पड़ता, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वो हमारी भारत में स्थित चोटी है। बाकी अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, ये तीनों आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये तीनों आपको नेपाल में मिलेगी। तो नामचा बरवा आपका सबसे ईस्ट में आ जाएगा, नामचा बरवा है ना, सबसे ईस्ट में आ जाएगा नामचा बरवा। उसके बाद आपका क्या आएगा, तो उसके बाद कंचनजंगा आना चाहिए। रुको इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, चलो एक सेकंड, ठीक है। सबसे ईस्ट में आपका नामचा बरवा हो गया, फिर नामचा बरवा के बाद क्या आता है, कंचनजंगा आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंचनजंगा आता है, ठीक है, कंचनजंगा के बाद जस्ट आता है मकालू, ठीक है। कंचनजंगा के बाद क्या आएगा, मकालू आएगा, ये इमेज देख लो। उसके बाद मकालू के बाद क्या आता है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है मकालू के वेस्ट में पड़ता है,
ठीक है, उसके वेस्ट में पड़ता है गौरी शंकर, उसके वेस्ट में आपका पड़ता है, कहाँ गया, अन्नपूर्णा, और सबसे वेस्ट में है धौलागिरी। ठीक है, तो धौलागिरी आपका सबसे वेस्ट में पड़ता है। ये क्रोनोलॉजी वाइज अगर आप अपसेट करते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके वेस्ट में क्या आएगा, तो उसके वेस्ट में यहाँ इनमें से कौन सा आएगा, मकालू आएगा यानी डी। उसके वेस्ट में अगर आप जाते हो तो उसके वेस्ट में आपको क्या पड़ेगा, अन्नपूर्णा यानी बी, और उसके वेस्ट में आपको धौलागिरी यानी सी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ए डी बी सी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस खेती को ट्रक खेती के रूप में जाना जाता है? फार्मिंग के ऊपर एक दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा ये आंसर करेंगे आप क्या, कि फूलों, जो फूल होते हैं उनकी खेती को क्या बोलते हैं, उनकी जो फार्मिंग वगैरह प्रैक्टिसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, क्या बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, आप नाम से भी गैस कर सकते हो, FLO, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल जो होती है उनकी जो एग्रीकल्चर की जाती है, उनकी जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है उसको क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फलों की जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी को पोमोकल्चर कह लो या फिर पोमोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, फूल वगैरह जो फल वगैरह होते हैं उसकी खेती बाड़ी को पोमोलॉजी, उसकी स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं और खेती बाड़ी को शायद पोमोकल्चर कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, जो ट्रक फार्मिंग होती है इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो वेजिटेबल्स का है। ठीक है, दूर गार्डन बनाए जाते हैं जहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं और उन्हें ट्रक में करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, तो वो एग्जाम्पल है वेजिटेबल्स का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस OTT वेब श्रृंखला ने जो 54th IAFI में वेब श्रृंखला के लिए उद्घाटन OTT पुरस्कार जीता? क्या वो कोटा फैक्ट्री थी, एस्पिरेंट थी, पिक्चर्स थी या पंचायत 2 थी? तो आप करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, SSC B का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, SSC B का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर विक्रम सर जो है वो करंट अफेयर की PDF वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, विक्रम सर PDF वगैरह देते हैं, मंथली वगैरह सारा कंपाइलेशन डालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहां से कवर हो जाते हैं। तो पंचायत 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पतली सी PDF होती है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, कौन सा जल निकाय अमीनी द्वीप और कैनानोर जो आइलैंड है उसको अलग करता है, ये पूछा गया है। क्या वो मन्नार की खाड़ी है, क्या वो अंडमान सागर है, क्या वो 10 डिग्री चैनल है, क्या वो 11 डिग्री चैनल है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 11 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलो अब थोड़ा सा इमेज भी देख लो। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, इंडिया से मालदीव को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की हमने बात कर ली। डंकन पैसेज की अगर हम बात करें तो वो साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान या फिर ग्रेट अंडमान से जो लिटिल अंडमान है उसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। भारत में निर्वाचित स्थानीय निकाय किसकी पहल के बाद बनाए गए थे, बताइए। अगर इंडिया में बात करें किसकी पहल, मतलब इंडिया में किसको बोला जाता है स्वशासन का जनक? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भारत में स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या वो लॉर्ड रिपन है, क्या लॉर्ड माउंटबेटन है, क्या डलहौजी है या कर्जन है? कर्जन ने तो भाई बड़ा ही दुर्जन काम किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके टाइम पे एक फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, फ्रेजर कमीशन का गठन हुआ था पुलिस रिफॉर्म के लिए ना भाई, है ना जी, फ्रेजर कमीशन हुआ था, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। इन्होंने भारत में जो लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया था। इनके टाइम पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था जिसका बहुत ही क्रिटिसिज्म किया गया था। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू इन्होंने एजुकेशन या फिर आप हायर एजुकेशन कह लो, उस पर सरकार की बहुत ज़्यादा पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। इन्हीं के टाइम पर जो हमारा बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंग भंग हुआ था, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बंग भंग किसके टाइम पे हुआ है, तो हमारे जो ये कर्जन साहब थे इनके टाइम पे ही हुआ है। ठीक है, फिलहाल माउंट बेटन को तो आप जानते हो, माउंट बेटन थोड़ा सा इन्होंने ठीक काम कराया था भारत को आज़ादी के जो फाइनल टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इनको भारत में स्वशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्या बोला जाता है इनको, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस तो कौन है, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1882 कब था जरा वो देख लेना, 1882 के आसपास। और इन्हीं के टाइम पे एक इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इनके टाइम पे एक इल्बर्ट बिल लेके आए थे। ये बहुत ही लिबरल थे, मतलब जो हमारे लॉर्ड रिपन थी उदारवादी गवर्नर जनरल थे, अच्छे थोड़े से इंसान थे। ठीक है, इनके टाइम पे इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल में क्या था, बेसिकली इल्बर्ट बिल में था ये कि जो अंग्रेज जस्टिस, मतलब जो हमारे यहाँ अदालत वगैरह होती थी उसमें ना 2 तरीके के जज बैठते थे, एक होते थे हिंदू, एक होते थे जो मतलब हिंदू मतलब इंडियन, सॉरी, ठीक है, इंडियन जज होते थे और दूसरे हमारे होते थे कौन से, फॉरेनर्स थे। ठीक है,
तो फॉरेनर्स जज जो होते थे, फॉरेनर्स जो भी केसेस आते थे, जो विदेशियों के केस आते थे, इंग्लिश जो हमारे इंग्लिश मैन थे, ये सारे अंग्रेज जो थे, इनके जो केसेस होते थे वो कौन देखता था? अंग्रेज अधिकारी देखते थे। जो जज हिंदी जज होते थे, मतलब जो इंडियन जज होते थे, भारतीय जज होते थे, वो उनके केस को नहीं देख सकते थे। तो उन चीजों को हटाने के लिए, जजों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका अंग्रेजों ने जमकर विरोध किया था। और वो कहते थे कि भाई हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। तो भाई पता नहीं कैसे आए थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें, तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत। और सबसे पहले किसका इन्होंने हरण करा था? तो जरा बताना, क्या वो सतारा था क्या? उसके बाद उन्होंने संबलपुर को अपने अंदर ले लिया था, ठीक है, तो ये भी बताना। कई बार पूछा जाता है कि जो अवध का एनेक्सेशन किया गया था वो कब किया गया था? 1856 में किया गया था, 1855 में किया गया था, कब किया गया था? तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, ये पूछा जाता है। झांसी का कब किया गया था? दैट इज इन 1853। याद रखना है, झांसी को कब इन्होंने एनेक्स कर लिया था? 1853 में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आए थे? हमारे डलहौजी साहब लेके आए थे, ठीक है। भारत में रेलवे के जनक भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। न्याय दर्शन के संस्थापक, फाउंडर पूछा गया है। देखो इसमें फिलॉसफी मत जाना, फिलॉसफी नहीं पूछी जाएगी आपसे, इतना बड़ा एग्जाम है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडर पूछे गए, तो फाउंडर याद कर लो भाई। गौतम जो थे वो किसके थे? हमारे न्याय दर्शन के संस्थापक थे, ठीक है। थोड़ा सा ये आपके सामने है। वैशेषिक के कौन थे? कनाड थे, ठीक है। अगर हम एटम्स की बात करते तो एटम्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइंस पर बहुत ज्यादा इन्होंने, इनका मतलब लॉजिकल साइंस पे इनकी बहुत अच्छी कमांड थी। तो वैशेषिक जो थे उसके जनक या फाउंडर माना जाता है महर्षि जो हमारे कनाद थे उनको। न्याय के अक्षपाद गौतम को माना जाता है। योग के पतंजलि को माना जाता है। सांख्य के कपिल को माना जाता है। वेदांत के वेद व्यास को, और मीमांसा के जैमिनी को माना जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। जैमिनीय ब्राह्मण के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ब्राह्मण, ठीक है। तो फिलहाल ब्राह्मण वगैरह याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ काम हो नहीं सकता आपका। साम वेद से ये लेना देना है इसका। ये इमेज है, इसको देख लो। ब्राह्मण पूछा गया है, ठीक है। ब्राह्मण होती है, संहिता होती है, अरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं, और श्रुत भी होती है। तो अब इतना सब कुछ में क्या याद रखना है? तो ब्राह्मण पे ही बहुत बार आता है। कई बार पूछा जाता है ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्यायन, ठीक है। तो ये किसके ब्राह्मण है? ऐत्रेय, कौशिकी और संख्यायन। तो आपको याद रखना है भाई, ऐत्रेय, कौशिकी और संख्यायन ये ऋग्वेद के हैं, तीन जो है, ठीक है। उसके अलावा जैमिनीय बहुत बार पूछा गया है, तो जैमिनीय सामवेद का है, जैसे कि यहाँ पे भी जैमिनी पूछा गया था, जैमिनी सामवेद का हो गया। तैत्रेय बहुत बार पूछा चुका है, तो तैत्रेय यजुर्वेद का है, ठीक है। तैत्रेय हो गया, और सतपथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। सतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण ये दोनों किससे संबंधित है? तो आप बोलना तैत्रेय और सतपथ ब्राह्मण ये दोनों के दोनों संबंधित है हमारे यजुर्वेद से, ठीक है। गोपथ जो ब्राह्मण है, गोपथ जो ब्राह्मण है, ये संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। अथर्ववेद में ही ब्लैक मैजिक वगैरह की बातें की गई हैं, ये भी साइड बाय साइड थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, ठीक है। चलो, एक नासा ने अभी मिशन भेजा था, ठीक है, किसके लिए? तो पोलरीमेट्री के लिए इन्होंने मिशन भेजा था। उसका नाम क्या था? तो बहुत ही इजी सा है, एक्सपोसेट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। शेड्यूल के बारे में पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए, जो माइनिंग होती है उसके लिए, अगर जो प्राइवेट पार्टीज है, ठीक है, ट्राइबल लैंड को अगर आपको एक दूसरे को देना है, तो कौन सा जो शेड्यूल है उसको अमेंड वगैरह करना पड़ेगा, या फिर उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो अगर प्राइवेट लैंड, मतलब जो लैंड उसे प्राइवेट एंटिटी को अगर दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे किस शेड्यूल के सहायता से? तो वो शेड्यूल 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जब पीवाईपी क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे शेड्यूल 9 के साथ। शेड्यूल 9 क्या है? जो हमारा कानून, जो जमींदारी कानून है, उसके संशोधन से संबंधित है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 जो है वो इसका मेन आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेड्यूल के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट वगैरह का जिक्र किया गया है, ठीक है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी वगैरह सब कुछ है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल के बारे में बताया गया कि क्या क्या पर्क्स वगैरह, सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, प्रिविलेज वगैरह हमारे जो मुख्य मुख्य लोग हैं उनको मिलेंगे, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर्स हो गए, स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ठीक है, चेयरमैन और जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह के उनके, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखना। तो अगर बात नहीं की गई तो अटॉर्नी जनरल को पैसे वगैरह क्या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जितना रुपए चाहेगा उतना रुपए उसे मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
शेड्यूल 3 में बात की गई है ओथ वगैरह की कि भैया आपको शपथ लेनी है और काम करना है चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ देख लो किसकी ओथ के बारे में बात नहीं की गई, तो आपको क्या यहाँ प्रेसिडेंट साहब नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, तो समझ जाना कि प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उनके लिए ओथ की बात अलग से आर्टिकल में की गई है। क्या यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 5th शेड्यूल देखो, ये देखो दे रखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, तो 5वां हो गया। बाकी तो सब है, आप आराम से बाद में देखते रहना, 9, 10th और ये 11, 12th शेड्यूल, ठीक है। स्नैपशॉट लेके बाद में देख लीजिएगा इसको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ जो है यहाँ पर एक फिलोसोफर जो है उनके बारे में पूछा गया कि अद्वैत जो फिलोसफी है उससे कौन संबंधित था। तो अद्वैत फिलोसफी से हमारे शंकराचार्य संबंधित है, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस अभी बनाई गई है, कौन सी, ओंकारेश्वर, कहाँ पर बनाई, हाँ ओंकारेश्वर में बनाई गई है ना। क्या एग्जैक्टली जगह थी, वो जगह नहीं याद आ रही है। तो स्टैचू ऑफ वननेस अगर किसी से संबंधित है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, उन्होंने अद्वैत फिलोसफी दी थी। अगर आपको फिलोसफी पे मतलब थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो बता देना, एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें सारी फिलोसफी का छोटा छोटा क्रक्स आपको समझा दूंगा, ठीक है। वल्लभाचार्य वगैरह तो इसका आंसर नहीं होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक एज में सबसे पहले किस मेटल का यूज किया गया था? दैट वाज कॉपर। ये बहुत बार मैंने करवाया भी है। और अगर आपसे पूछते हैं कि NBPW, ठीक है, ये जो था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये कल्चर कौन सी सभ्यता से संबंधित था? तो आप बोलोगे पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज से ये संबंधित था, ठीक है। पोस्ट वैदिक एज या फिर न्यू अर्बनाइजेशन से ये संबंधित था, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया से ये संबंधित था, NBPW कल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं, सॉरी 46 पे ना। 1954-55 में पाकिस्तान शीत युद्ध सैन्य गुट में शामिल हो गया। कौन से सैन्य गुट में शामिल हुआ था? तो अगर आपको पता हो जो पाकिस्तान है वो नाटो का मेंबर नहीं है तो आप हटा दोगे नाटो वाला, ऑप्शन डी इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। नाटो कब स्टैब्लिश किया गया था? फटाफट अगर आप आंसर कर देना। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे सबका आपको मुझे डेट और क्या याद करके बताना है, हेडक्वार्टर। ये दोनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, तो मैं आप समझूंगा कि भाई आप वीडियो का फायदा ले भी रहे हो या नहीं। डेट एंड इसका हेडक्वार्टर, सारे के सारे चारों के चारों, सेंटो, सीटो, नाटो और वॉर्सा पैक्ट, इन सबके हेडक्वार्टर और इनको कब लाया गया था, इनकी डेट वगैरह आपको बतानी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेंटो, जैसे ये सेंटो था ना, तो सेंटो की अगर मैं बात करूं तो 24 फरवरी 1955 में आया था ये, 24 फैब 1955 में आया था, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, बाकी आप साइड में करते रहना। क्वेश्चन नंबर 46 में, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कुछ खोला है, एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, कहां पर किया है? तो ये गोवा में खोला गया था, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। चलो, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी लिखी? तो इन्होंने, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, उन्होंने राधा कृष्णन बायोग्राफी भी लिखी थी। तो सर्वपल्ली गोपाल जी जो है, इन्होंने राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी भी बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। राधा कृष्णन बायोग्राफी और जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी दोनों लिखी थी सर्वपल्ली गोपाल जी ने, ठीक है। चलो, भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना किसके अनुसरण में की गई थी? तो भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, जो 63rd काउंसिल मीटिंग हुई है ISO की, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भारत को किस वर्ष के लिए चेयरमैन बनाया गया है? तो जाहिर सी बात है ये वर्ष जो चल रहा है 2024 के लिए चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे टॉप 25 MCQs थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट 25 डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो भी आपकी कल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद की बातें फिर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल।